हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने जो पाठ देखा था फसलों के त्योहार, इस पाठ के आज हम इस वीडियो में सवाल और जवाब देखने वाले हैं। उससे पहले हम पाठ में आए हुए नए शब्द देखेंगे। ये पाठ है दूसरा, फसलों के त्योहार। उसमें सभी जो शब्द आए हुए मैं यहाँ आपको पढ़कर दिखाती हूँ। बोरसी, बोरसी यानी अंगीठी, मिट्टी से निर्मित एक प्रकार का बर्तन जिसमें आग जलाते हैं। पहला वाक्य था हमारा, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। इस अंगीठी के सामने, आग के सामने सारा दिन हाथ तापते हुए गुजर जाता है, यानी निकल जाता है। इसका बोरसी का अर्थ यहाँ मैंने लिखा है। शुरुआत, शुरुआत यानी आरंभ। ऋतु, ऋतु यानी मौसम, सीजन। गुजर जाना, निकल जाना, बीत जाना। अंदाज़ा, अनुमान लगाना। फरमाइशी, मनपसंद। गया, ये शहर का नाम है। गया से आया हुआ तिलकुट सभी ने बड़े चाव से खाया था ना, तो गया यह जो शब्द है वो एक शहर का नाम है। सुस्ताने यानी आराम करने के लिए, आराम करना, रेस्ट करना। खुशनुमा, खुशी से भरा हुआ। खिचड़ी, खिचड़ी के दो अर्थ है इस पाठ में। पहले जो खिचड़ी का अर्थ है वो है मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ, और दूसरे खिचड़ी का अर्थ है दाल और चावल को मिलाकर पकने पर बनने वाला पदार्थ। प्रणाम यानी नमस्ते। चांपाकल, चांपाकल यानी हैंडपम्प, जिससे पानी आता है, हैंडपम्प। टापू, टापू यानी चारों ओर से जल घिरा हुआ स्थल, द्वीप, आइलैंड। घाटिया, घाटिया किसे कहते हैं? दो पहाड़ी के बीच का भाग, घाटिया, वैली, दरी। कड़ाहो, कढ़ाई से बड़ा पात्र जिसमें सब चीज़ें तली या पकाई जाती है। करीने से बुहारे लगातार साफ किए गए। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पाठ्य पुस्तक में से जो यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं ये आपको नज़र आएंगे, और उसके साथ ही उसके आंसर्स। तो पहला प्रश्न है मौसम का अंदाज। पाठ्य पुस्तक का अभ्यास है मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से मतलब क्या निकाल रही हो? अभी अभी मैंने कहा शब्द में कि यहाँ पे इस पाठ में खिचड़ी शब्द के दो अर्थ है। तो यहाँ इस वाक्य में खिचड़ी का मतलब क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, इस संवाद में खिचड़ी शब्द का अर्थ मकर संक्रांति के समय से है। यानी जब मकर संक्रांति शुरू होती है तब वे लोग इस पाठ में, मतलब मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा है उन्होंने, तो उसका समानार्थी शब्द है मकर संक्रांति, यानी खिचड़ी यानी मकर संक्रांति ही कहा गया है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। हमें निबंध के लिए भी ये ऐसे कभी कभी विषय मिलते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ये न होता, यदि बारिश न होती, हाँ, यदि स्कूल ही न होता, मतलब इस तरीके का ये सवाल है। यदि सूरज ही न होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, सूरज बिल्कुल ही न निकले ऐसा होना तो संभव नहीं, मतलब ऐसा कभी हो नहीं सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि सूरज धुंध, बादल या प्रदूषण के कारण हमें न दिखे। कभी कभी सूरज ढक जाता है। अगर ऐसा होता है तो दिन में ही अंधेरा लगेगा। बहुत सारे काले बादल आसमान में छाए हुए हो तो बहुत सारा अंधेरा लगेगा और मौसम ठंडा हो जाएगा। हमें बाहर निकलने, काम करने में मुश्किल होगी। रोशनी के लिए दिन में भी लाइट जलानी पड़ेगी, जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होगी। और जो पेड़ पौधे हैं सूख जाएंगे, पानी कम हो जाएगा, बहुत सारे कठिनाइयों से हमें सामना करना पड़ेगा। धरती का जीवन सारा क्या होगा, संकट में आ जाएगा।
इसलिए कभी ऐसा हो नहीं सकता अगर कि सूरज ना निकले, लेकिन निकले तो क्या क्या हो सकता है ये आप भी लिख सकते हो, अपने पॉइंट अपने इधर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? अध्याय यानी पाठ। अध्याय पढ़कर पता चलता है कि बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज की स्थिति और दिशा को देखकर लगाते हैं। सुबह सूरज पूर्व की ओर, दिन में सर के ऊपर और शाम को पश्चिम की ओर दिखता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ इस पाठ में सूरज निकला ही नहीं है, इसीलिए अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कितने बजे है। इसीलिए देखो शुरुआत में पाठ के सभी के सभी लोग उस घर के सोए हुए हैं, अभी तक कोई नहीं उठा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तक सुबह नहीं हुई है या बहुत देर सूरज नहीं ऊपर आया है। ऐसा लग रहा है कि सुबह है, मतलब सुबह ठंडी ठंडी ठंड पड़ी है तो उसमें वो सो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन समय तक सोए हुए हैं और उठना चाहिए, ऐसा उनको नहीं लग रहा है, क्योंकि सूरज ही नहीं निकला है तो धूप नहीं है और उसको उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कितने बजे। तो पुराने ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, जबकि घड़ी नहीं थी तब लोग क्या करते थे, सूरज के अनुमान मतलब सूरज की स्थिति से और दिशा से उनको समझ आता था कि कितने बजे कितना समय हुआ है। और पूर्व की दिशा में निकलता है सूरज तो उसे देखकर वो सुबह हुई है, और दोपहर का जो ऊपर आता है तो 12 बज गए हमारे जब सिर के ऊपर आता है तो, और पश्चिम की ओर शाम को जब जाता है तब लोग समझते थे कि अब शाम हो गई है। इस तरीके से वो अपना अनुमान अंदाज़ा लगाते थे सूरज को देखकर। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी जुबान। अभी इस पाठ में हमें अलग अलग तरह के वाक्य हमने पढ़े, और इनकी जो भाषा है तो वो कभी पहाड़ी है, कभी भोजपुरी, बिहारी, यानी अलग अलग तरह की है। जिन राज्यों को उन्होंने यहाँ पे मतलब जिन राज्यों का उन्होंने यहाँ पे भाषा लिखी है, जिन राज्यों की, उसी राज्य की वो मतलब जो जिन राज्यों के बारे में इन्होंने यहाँ पे त्योहारों के बारे में लिखा है, उन्हीं राज्यों की वो भाषा उन्होंने लिखी है। तो कुछ भाषा हमें समझ में आती है, कुछ भाषा उनके समझ में नहीं आती है। तो हमें क्या करने के लिए कहा है, इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, मतलब सीधी हिंदी में लिखो। आज ई लोग के ऊटे के नई का, देखो कितनी अलग ये सेंटेंस है, वाक्य है, अलग तरीके से है। तो इसका उत्तर कैसे होगा, इसको सरल हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं? आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या, हिंदी में। उसी तरीके से दूसरी भाषा उनकी होगी अगर पहाड़ी, तो पहाड़ी में आज इना लोका उठानी नहीं क्या। मतलब एक वाक्य के अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा है तो हम हिंदी में लिखेंगे, आज ये लोग उठेंगे नहीं क्या। दूसरा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आई कि ना। जा भाग कर देख ले केले के पत्ते आए कि नहीं। मतलब उस दिन जो मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति के दिन उन्होंने दादी के सामने केले के पत्ते पर चावल, तिल, गुड़ ऐसा कुछ रखा था, तो इसीलिए उन्हें क्या चाहिए था, केले का पत्ता। तो अभी तक उनकी तैयारी नहीं हुई है, तभी वो कहते हैं कि जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। अभी तक केले का पत्ता नहीं था तो इसीलिए उन्होंने उस तरीके का वाक्य बोला है। पहाड़ी में कैसे बोलेंगे, दौड़ी रो जा देख केले रे पत्ते आए कि नहीं। अब ये दूसरी लैंग्वेज है, और सरल हिंदी में हमने देखा पहला वाला, जा भाग कर देख केले के पत्ते आए कि नहीं। तो ये हमारे शब्द है, तो हमारे मतलब हमारी भाषा है, तो हमारे भाषा में ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा हम प्रश्न देखेंगे, भारत तेरे रंग अनेक। इस पाठ में जिस तरह से भाषा, उनका लोक जीवन, जाति जमाती, भोजन, इस तरह के अलग तरीके से हमारे ये जो पाठ है, इस पाठ में अलग अलग तरीके की जानकारी दी गई है। तो एक एक करके इन्होंने क्या किया है, एक एक जो पॉइंट है मतलब भाषा, खाना, रहन सहन,
वातावरण, एक एक के ऊपर क्या किया है, प्रश्न निकाले हैं। और इन प्रश्नों से इसके उत्तर जब हम देखते हैं तब हमें जानकारी मिलती है कि हमारे भारत देश में कितनी विविधता है, और वो क्या करने हैं, हमें जाननी है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये उत्तर लिखने हैं। तो पहला जो ये प्रश्न है, भारत तेरे रंग अनेक, इसमें प्रश्न क्या है, देखो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूप का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी किस तरीके से होनी चाहिए, चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। आप किसी भी तरीके से ये जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे, और जो ये हमने समूह मतलब बनाएंगे जब हम, तो वो समूह क्या करेंगे, 5-5 ग्रुप के लोग क्या करेंगे, वो सारे स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट अपना जो है उसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सारे पॉइंट इन्होंने जो प्रश्न में दिए हुए हैं, कौन कौन से, भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत, ये सारे पॉइंट्स के जो उत्तर है वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह के से भारत की ये जो विविधता है वो किस तरीके से बताई गई है। पहली है भाषा। तो भाषा आपको पता है भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। तो देखो, भारत के हर राज्य में अलग अलग भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। जैसे हिमाचल में पहाड़ी, कहलुरी, चमियाली, मंडियाली, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी तथा केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, लेकिन और महाराष्ट्र में आपको मराठी पता है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको और कोई राज्य और भाषा आपको पता है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। आपको पता है भारत हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। तो जितने भी राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो उनकी राज्य की भाषा है, लेकिन सारे भारत देश की जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। कपड़ों में तो विविधता होगी, जैसे कि भाषा में, रहन सहन में भी होगी। तो देखते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में ऋतु और मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार व अलग अलग कपड़े से बने वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे ठंडे इलाकों में ऊन से बने मोटे वस्त्र, गर्म इलाकों में सूती कपड़े से बने वस्त्र। मौसम और जलवायु के अनुसार रंगों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे ठंडे इलाकों में गहरे गूढ़े रंग और गर्म इलाकों में हल्के गहरे रंग के वस्त्र। और ये कभी कभी कपड़ों का जो है वो व्यक्ति पर भी डिपेंड रहता है, उनको जो किस प्रकार के रंग पसंद है या किस प्रकार की फैशन के कपड़े वो पहनते हैं। वो बहुत सारी इसमें भिन्नता हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे इन्होंने मतलब यहाँ पे उत्तर में हमने कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट लिखे, इसमें भी आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कौन कौन से मतलब कपड़ों की कपड़ों के जो अलग अलग प्रकार है, मतलब साड़ी, धोती, शर्ट, पैंट है ना, ये कमीज़ है, या अपना जो पंजाबी औरतें जो पहनती है पंजाबी ड्रेसेस है, उनके सब कुछ मतलब वस्त्र, कपड़े और उनके जो पहनते हैं, वहाँ जिस राज्य में जो कपड़े पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आंसर है नया वर्ष। दूसरा पॉइंट है नया वर्ष। तो नया वर्ष हर राज्य में किस प्रकार से मनाते हैं तो इसका उत्तर है दुनिया भर में नया साल अलग अलग तरीके और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इसे मनाने का तरीका अलग अलग है। तो हिंदू नववर्ष, हिंदू लोगों का मतलब हमारा नववर्ष कब शुरू हो जाता है आपको पता है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से माना जाता है। इस दिन से विक्रम संवत के नव वर्ष को शुरुआत होती है। प्रचलित अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार
यह तिथि माह अप्रैल में आती है। अभी हमने मनाया गुड़ी पाड़वा, पता है ना सबको, तो वही से हमारा क्या है, नया वर्ष शुरू होता है। समझ में आया? ठीक है। ईसाई नववर्ष, ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनका नववर्ष कब और कैसे मनाते हैं वो लोग। ईसाई नववर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है और 31 दिसंबर का ये वर्ष पूरा हो जाता है। नहीं, हमें सिर्फ लिखना है कि कब होता है। अगर आपको पता है कैसे वो लोग कैसे मनाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। पारसी नववर्ष, पारसी धर्म में नया वर्ष नवरोज उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसे नवरोज कहते हैं। सामान्यतः नवरोज का उत्सव 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व शाह जमशेद जी ने की थी। पंजाबी नववर्ष, पंजाब में नए वर्ष का उत्सव अप्रैल मास में वैशाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। नए साल का प्रारंभ नानकशाही कैलेंडर के अनुसार माना जाता है। बैसाखी आपने शब्द सुना होगा, तो तभी से यह पंजाबी का नया वर्ष शुरू होता है। जैन नववर्ष, जैन नववर्ष दीपावली के अगले दिन से आरंभ माना जाता है। इसे वीर निर्वाण संवत भी कहा जाता है। हम अपने कैलेंडर में अगर देखें तो कैलेंडर से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। भोजन, भोजन के बारे में तो बहुत सारी विविधता होंगी। देखते हैं अभी भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन पकते हैं। भोजन रीति रिवाजों, जलवायु, मौसम, उपलब्धि सामग्री के अनुसार बदलते हैं। जैसे वड़ा पाव महाराष्ट्र, ढोकला गुजरात, दाल बाटी चूरमा राजस्थान, बिरयानी आंध्र प्रदेश, मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब, लिट्टी चोखा बिहार, डोसा तमिलनाडु, हिमाचल के सिद्धू अस्कलू बाबरू, ये सब पदार्थों के नाम हैं। मतलब देखिए, जिस तरह की भाषा, बोली, कपड़े, रहन सहन, उसी तरह का भोजन भी अलग अलग तरीके का है। तो आपको पता है कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जो मशहूर पदार्थ जो है वही सिर्फ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मशहूर यानी फेमस, प्रसिद्ध पदार्थ। दूसरा पॉइंट है लोक कला। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं प्रचलित हैं जो भारत की प्राचीन संस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं। भारत की प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं बिहार की मधुबनी चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, ओडिशा राज्य की पताचित्र चित्रकारी और इसी तरह लोक कला के अन्य अनेक रूप है। यानी सिर्फ चित्रकला ही नहीं है, अन्य रूप में भी ये कलाएं मौजूद है, लेकिन इसका उल्लेख सभी का सभी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य स्वरूप भी है, जैसे कि गृह सज्जा, मिट्टी के बर्तन, जेवर, कपड़ा, वस्त्र, डिजाइन आदि। लोक संगीत, अभी कुछ राज्यों का विशेषता, मतलब उनकी विशेषता होती है, उनका अपना संगीत होता है। लोक संगीत जिसे हमने कहा है लोक संगीत, तो लोक संगीत हम जिसे कहते हैं वो, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से राज्यों में क्या क्या लोक संगीत है, कौन कौन से लोक संगीत है। भारत के सभी राज्यों में उनकी संस्कृति, परंपराओं, विरासत और पसंद के अनुरूप विभिन्न लोक संगीत है। जैसे आंध्र प्रदेश मदिगा दप्पू, माला जमिदिका, असम बिहू गीत, कामरूपी लोकगीत, टोकरी गीत, ये सब उनके यहाँ के लोक संगीत है। बंगाल बटियाली, बहुला, गुजरात गरबा, ये तो सबको पता है, आप गरबा खेलते भी हो। और दूसरा भी एक प्रकार है दोहा। छत्तीसगढ़ पंडवानी, पंजाब मैया, कर्नाटक भावगीते, महाराष्ट्र में तो सभी आपको पता होना चाहिए और होगा, भावगीते, लावणी, पोवादा यानी पोवाडा, भरूद यानी भारूड, गोंधाल मराठी में गोंधळ, अभंग तुम्बारी। ओडिशा ओडिसी, संबलपुरी, हिमाचल में झूरी, लमन, नाटी। तो ये क्या है, राज्यों के, इन राज्यों के सभी राज्यों के क्या है, ये अलग अलग लोकगीत यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे इसके नीचे प्रश्न दूसरा है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इन दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? आपको मतलब आपका सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है वो आपको लिखना है। आप मैंने यहाँ पे दिवाली लिखा है, आप चाहे तो होली, गणेश उत्सव, कौन सा भी
आप अपना अपना जो प्रिय त्यौहार है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका उत्तर जो है इस प्रश्न का, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, तो कोई लिखेगा मुझे होली बहुत अच्छी लगती है, कोई लिखेगा मुझे गणेश उत्सव मेरा प्रिय त्यौहार है। तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हो। और उस दिन से आपकी दिनचर्या, मतलब दिन आपका शुरुआत कैसे होती है, आप तैयारी कैसे करते हो उस त्यौहार की, कैसे मनाते हो, इस तरीके की वो जो दिनचर्या है वो सभी आपको क्या करना है, सब लिखना है। हमें दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। बाजार सज जाते हैं, हर तरफ अजीब से रौनक होती है। इस दिन हमारा दिन सुबह नहाने धोने से शुरू होता है। घर पर सभी लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, मिलकर दावत बनाते हैं। हम सब खूब खेलते हैं, मिठाइयाँ, खिलखिलौने और पताशे खाते हैं। शाम को लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, पड़ोसियों को मिठाई बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं, दुआठा जलाते हैं, बड़ा मज़ा करते हैं। हम कई बार नानी के घर भी जाते हैं। मतलब हम जैसा निबंध में जैसा हम वर्णन करते हैं उसी तरीके से लिखना है। पटाखे फोड़ते हैं, हमें जो लड्डू पसंद है लड्डू खाते हैं, जो कुछ हम खाते हैं पदार्थ वो लिखो। चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि उसके अगले दिन क्या होता है, भाई दूज होती है, तो वो लिखो। भाई मतलब जो बहन है वो भाई को अपने पूजा की करती है, वो लिखो। और क्या क्या जो है दिवाली में आपको जो मतलब लिखने के लिए आता है वो सब लिखो कि दिवाली किस तरीके से हम मनाते हैं, दिए जलाते हैं, आदि सारी जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखना, यहाँ पे अन्न के बारे में एक टाइटल दिया है, अन्न के बारे में, और इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। अभी हमारा जो लेसन है वो फसलों के यानी अन्न, अनाज, धान, अनाज के बारे में ही है। तो इस पॉइंट में इन्होंने अन्न से जुड़ी जो कुछ प्रक्रिया है उसके ऊपर ये प्रश्न डाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न को, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तिल का उपयोग, इस्तेमाल यानी उपयोग, कहाँ कहाँ कैसे करते हैं वो बताओ। उत्तर, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल साबुत ही थोड़ा भून कर करे और रेवड़ियों, तिल पट्टी, तलुए आदि में खाया जाता है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। यह शरीर में उपस्थित जीवाणु और कीटाणुओं का दमन करता है और शरीर को गर्म रखता है। तिल को पीसकर चटनी में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब तिलकूट या चटनी, तिल की चटनी बोलते हैं, वो भी बनाते हैं। तिल से तेल भी निकाला जाता है। इसका प्रयोग, तेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो, प्रयोग खाने और दवाई के रूप में भी किया जाता है। तो ये जो तिल है, हम लोग तो मकर संक्रांति में सिर्फ आपको पता होगा कि तिल के सिर्फ लड्डू बनते हैं, लेकिन तिल से तेल भी निकलता है और यह हमने पढ़ा कि ये दवाइयों में भी उपयोग होता है इसका, इसमें औषधीय गुण भी है और हमें मतलब आदि पदार्थ में भी ये, बाकी पदार्थों में भी ये पाया जाता है। तो इसकी चटनी भी बनाते हैं। तो इसी तरीके से तिल का महत्व होता है, जबकि यह तिल मकर संक्रांति के दिन नहाने के पानी में, पीने के पानी में या पदार्थों में भी हम डालते हैं। ये पाठ में हमने देखा। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। यानी प्रक्रिया, जो तेल की प्रक्रिया, तेल कैसे बनता है, ये आपको लिखना है। किस प्रकार से तेल बनता है, क्या उसकी प्रक्रिया आपको मालूम है तो आपको लिखनी है। और तिल के अलावा कौन कौन से प्रकार है तेल के, यानी किस प्रकार से तेल बनता है तिल के अलावा, वो लिखना है। इसका उत्तर है, तिल के अलावा सरसों, मूंगफली, राई, बादाम, नारियल, आंवला, नीम, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर और जैतून के बीजों से तेल निकाला जाता है। ये सब आपने सुने होंगे तेल, लेकिन आपको इसका उपयोग पता नहीं है कि ये खाने में बनाते हैं
नारियल तेल हम बालों के लिए भी लगाते हैं और कोई कई लोग तो खाने में भी इसे यूज़ करते हैं। आंवला, नीम, मतलब ये सारे तिल के अलावा इनसे क्या होता है, तेल निकलता है। और तेल कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है? पहले तेल कोल्हू द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें पशु को बांधकर चक्की चलाई जाती है। अब ये कोल्हू कैसा बनाया जाता है? इसमें एक लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी होती है और उस पर दो पशुओं को, एक पशु को बांध कर क्या होता है, वो चक्की बनाई जाती है और चलाई जाती है। वो जब ऐसा मतलब आगे चलेगा वैसे ही वो घूमता जाएगा और उसमें बीजों को डालकर पीस कर तेल प्राप्त कर लिया जाता था। अब इस तरह से तेल निकालने की प्रक्रिया बहुत कम हो गई है। मतलब इस तरीके से अभी कोई तेल नहीं निकालता है। अब सारी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तो जाहिर है कि मशीनों के द्वारा ही तेल निकाला जाता है। अब मशीनों के द्वारा बीजों को पीसकर गर्म करके तेल निकाला जाता है, परंतु अधिक गर्म करने के कारण इनमें मौजूद गुण कम हो जाते हैं, ऐसे माना जाता है। इसलिए कच्ची घानी का तेल ही अच्छा माना जाता है। मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं तो वो आज भी उनका कहना है कि ये जो मशीनों में बनने वाले जो कोई भी पदार्थ है उनमें क्या होते हैं, ये जो उसमें जो गुण रहते हैं किसी भी पदार्थ के, वो गुण कम हो जाते हैं। लेकिन आज तो हम सभी के सभी ये जो मशीनों से बने हुए पदार्थ हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है किसान और चीज़ों का सफ़र। किसानों से जो चीज़ें वो लोग मतलब जो फसल है वो जो बनती है खेत में, तो हम तक कैसे पहुंचती है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? देखो क्या लिखा है, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों की यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी कि किसान और हम लोग कितने जुड़े हुए हैं, इसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती है, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीन चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रश्न लिखे हैं वो प्रश्न पढ़ने हैं और उसका उत्तर जो लिखना है वो कैसे करके लिखना है, उसकी मेरी कहानी के रूप में उसे लिखना है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से ये पदार्थ बनते हैं और आप भी इस तरीके से दूसरा कोई भी पदार्थ लेकर उसकी जानकारी लिख सकते हो। तो किसान मतलब बहुत सारे, देखो अभी जो शहर में लोग रहते हैं, अभी मतलब कहा जाता है कि किसी अभी बच्चे को आप पूछोगे तो भैया मतलब आपके घर में दूध कौन देता है, मतलब कैसे आता है, तो वो बोलोगे भैया दूध देता है, बाटली दूध देती है। लेकिन हम गांव में रहते तो हमें पता है जो गाय भैंस होती है वो हमें दूध देती है। लेकिन जो शहर के बच्चे हैं उनको पता नहीं, उनको सिर्फ वो जो पैकिंग बॉटल्स आते हैं उनको वो पता है सिर्फ ये बॉटल से आता है और ये दूध वाला भैया लेकर आता है। तो इसी तरीके का जो अज्ञान है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है। मतलब किसान क्या क्या करते हैं हमारे लिए, ये बातें सबको पता नहीं होती है, नहीं रहती है। तो किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस किस तरीके से वो जो सारी चीज़ें हम अभी खा रहे हैं, मतलब इनकी वजह से हम जिंदा है, इनकी वजह से ज़िंदगी चल रही है, उनके बारे में हम जानने की ज़्यादातर कोशिश नहीं करते हैं। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए, उनके बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए। इसीलिए हमें हमारे ये जो प्रश्न है उसका हम जब अभ्यास करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, तब हम इन किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं किन चीज़ों से बनती है ये जो आलू पकौड़ी है, बर्फ़ी, आइसक्रीम। इन्होंने क्या किया है कि 3 ऐसे पदार्थ लिए हैं जिनके बारे में आपको क्या करना है,
ये जानकारी लिखनी है कि कैसे बनती है और ये किस तरीके मतलब किस माध्यम से हम तक पहुंचती है। पहले तो ये जो उसका जो रॉ मटेरियल होगा वो पहले किसान बनाएगा, किसान के बाद ये जो जाएगा व्यापार मतलब मार्केट में आएगा, उसे फिर जो उनके व्यापारी होते हैं वो खरीद रहे वाले वो खरीदी करेंगे, फिर बाद वो दुकानदारों को बेचेंगे, दुकानदारों से फिर हम लेंगे। इस तरीके से जो ये प्रक्रिया चलती है वो हम उसके हमें क्या करनी है, जानकारी लेनी है। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, अभी बताया जो मैंने कि किसान यह पैदा करता है अपने खेत में। हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है, इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। जाहिर है जो दुकानदार है या जो बड़े व्यापारी है उनको ही होगा, किसान को इतना मुनाफा तो मिलता नहीं है। आज हम देखते हैं कि कई किसान जो है अपना सुसाइड यानी आत्महत्या कर रहे हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं हर रोज़। तो मतलब उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा है, उनकी वजह से उनकी जो हालात है वो बहुत ही बुरी हालात है, और वो जो बाकी लोग हैं वो मुनाफा ज़्यादा उनको मिलता है, लाभ ज़्यादा मिलता है, तो वो बहुत मतलब खुश रहते हैं और किसान मतलब दुखी रहते हैं। आलू की पकौड़ी के लिए मुख्य सामग्री क्या क्या लगेगी, आलू, बेसन, मसाले और से तेल में बनती है, मतलब ये सब मिलाकर आलू की पकौड़ी बनेगी। और आपको ये पता होगी, आप खाते भी होंगे, अभी आप घर पे है तो बहुत सारी मम्मी आपको ये बनाकर अलग अलग पदार्थ बनाकर खिलाती होगी। बर्फ़ी के लिए मुख्य सामग्री है खोया, घी, चीनी, इलायची। आइसक्रीम के लिए मुख्य सामग्री है दूध, कस्टर्ड पाउडर, चीनी, क्रीम, चेरी। अलग अलग प्रकार के जो आइसक्रीम बनते हैं और उनकी विधियाँ भी अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन मुख्य सामग्री ये इसी से क्या होता है, ये आइसक्रीम बनते हैं। तो आपको अभी क्या करना है कि कोई भी एक पदार्थ है वो आपको क्या करना है, घर में अपनी माँ जो है जब खाना बनाती है तब आपको ये सीखना है या देखना है किस तरीके से हमारी माँ ये जो मतलब हमारे लिए जो बनाती है सब पदार्थ वो किस तरीके से बनता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी बातें क्या करनी है आपको जाननी है। ऊपर लिखी सभी आवश्यक सामग्री खेतों में घर पर किसानी हाथों से जन्म लेती है। किसान इन्हें उगाकर अथवा पैदा करके मंडी तक लेकर आता है। मंडी में आड़ती इन्हें किसान से खरीद लेता है, इसके बाद वह इन्हें छोटे दुकानदारों को बेच देता है। उस दुकानदारों से यह सामग्री हम खरीद लेते हैं। इन सफ़र में यह सामग्री किसान, मजदूर, पैकिंग करने वाले, यातायात के साधन, आड़ती तथा दुकानदारों से होती हुई हम तक पहुंचती है। ये सारी चीज़ें किस तरह की ये प्रक्रिया है, पहले खेत में यानी किसान उसे जन्म देता है, अपने हाथों से उगाता है, फिर ये क्या करते हैं बड़े मार्केट में लाकर आड़ती यानी जो बड़े व्यापारी होते हैं जो खरीदार करते हैं किसानों से, तो वो कहा जाता है सब माल फिर उनके यहाँ जाता है, और वो जो बड़े व्यापारी होते हैं वो दुकानदार को देते हैं और दुकानदारों से वो चीज़ें फिर हम खरीदते हैं। इस तरह की ये प्रक्रिया होती है। इस सफ़र में सबसे अधिक मेहनत किसान करता है। देखो ऊपर भी हमने कहा कि इससे ज़्यादा मुनाफा किसको होता है, इन व्यापारियों को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत है वो कौन करता है, अधिक मेहनत किसान करता है, लेकिन वह अधिक मुनाफा नहीं कमा पाता है। और ये जो किसान है सबसे अधिक मेहनत करता है लेकिन मुनाफा उसे नहीं मिलता है। लाभ का अधिकतर हिस्सा आड़ती, व्यापारी और दुकानदार उठा लेते हैं। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें अभी अभी बताई गई है कि किस तरीके से वो चीज़ें बनती है और ये हम तक पहुंचती है, ये प्रक्रिया आप क्या करो एक बार फिर पढ़ो। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पाठ में जो घर के सदस्यों ने जो तिलकुट खाया था वो कहाँ से आया था, गया शहर से। तो गया शहर से वो जो तिलकुट था वो वहाँ का मशहूर यानी प्रसिद्ध तिलकुट था। तो इस तरीके के हमारे जो अनेक भारत देश के जो राज्य है उनमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो पकवान है वो वहाँ के मशहूर पकवान माने जाते हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी जगह है
जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। अभी मैंने यहाँ जो मतलब जो जिस राज्य में जो पदार्थ मशहूर है वही सिर्फ मैंने लिखा। इसमें आप अभी अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। हमारे देश में मथुरा के पेड़े, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, आगरा का पेठा, कड़ागांड की बेसन बर्फी, राजस्थान का घेवर प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आपको अगर पता है कोई भी चीज़ें पदार्थ प्रसिद्ध है किसी शहर का, राज्य का, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से ही है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। तो क्रिया आपको पता है ना, सभी क्रिया, सोना, जाना, खाना, बैठना, उठना, पीना आदि सब क्रियाएं आपको पता है। तो इन क्रियाओं का उपयोग क्या करना है, प्रयोग करना है कैसा, वाक्य में। ये भी हमारा व्याकरण में सब हो चुका है। तो यहाँ पे एक पदार्थ दिया गया है खिचड़ी, बंगाली खिचड़ी, और वहाँ पे इस प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना, ये क्या है, आदि सारी क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं का उपयोग हमें नीचे दिए गए वाक्यों में करना है। और ये खिचड़ी बनाने के लिए 5 व्यक्तियों के लिए खिचड़ी बनेगी, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे सामग्री दी है। सामग्री और मात्रा, कितनी मात्रा में ये होना चाहिए। तो सामग्री क्या क्या है, अदरक, लहसुन, इलायची के दाने, दालचीनी, पानी, मूंग दाल, सरसों का तेल। अब ये मात्रा कितना है तो देखो, अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाके, इलायची के दाने 3 छोटी, दालचीनी 2.5 सेमी का टुकड़ा, पानी 4 प्याले, मूंग दाल आधा पेला, सरसों का तेल 3 बड़े चम्मच, तेज पत्ता 2, जीरा आधा छोटा चमचा, प्याज बारीक कटा हुआ 1 मंजोल, चावल धुले हुए 1 प्याला, फूल गोभी बड़े बड़े टुकड़ों में कटी हुई 200 ग्राम, आलू छीलकर 4-4 टुकड़ों में कटे हुए 2, मटर के दाने आधा प्याला, धनिया पिसा हुआ 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, घी 2 बड़े चम्मच। इस तरीके से क्या किया है, इन्होंने सामग्री दी है और उसके हिसाब से ये जो व्यंजन बनेगा, व्यंजन यानी पदार्थ होगा, वो होगा 5 व्यक्तियों के लिए। इसी प्रकार हमारी माँ भी हमारे घर में इस प्रकार से पदार्थ बनाती है। तो कभी आप इसकी जानकारी ले लो कि किस तरह से वो पदार्थ बनाया गया है, कितनी व्यक्तियों के लिए और कितनी मात्रा में ये सामग्री है और कितनी मात्रा में उसमें कौन कौन से पदार्थ डाले गए हैं, वो आपको देखना है। और यहाँ पे एक खिचड़ी दी हुई है और उसका जो ऊपर दिए गए जो क्रियाएं हैं वो क्या करनी है, हमें इसका यहाँ पे प्रयोग करना है। ऊपर दिए गए सभी साहित्यों का इसमें उपयोग किया है। तो उसका उत्तर इस तरह से होगा, विधि इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए। इसका उत्तर होगा, ये प्रश्न क्या है, ये कौन सी क्रिया है, पीसना। तो इसका प्रयोग हम किस तरह से किया है, हमने इस प्रकार से पीस लो, पीसना का क्या किया है, पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरे होने तक भून लो। भून लो। यहाँ पे भूनना जो क्रिया है उसका प्रयोग हमने भून इस प्रकार से किया है। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म हो जाने पर तेज चुटकुले पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी, घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्चें छौंक कर परसो गर्मा गर्म।
तो ये खिचड़ी तैयार हो गई है। उसी तरीके से ये सारे पदार्थ है, उनकी जो क्रिया है, मतलब कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो क्या करना है आपको सिर्फ देखना है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और ये जो खाना आज हम लोग बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं आप सबको पता है। गैस हर एक घर में गैस रहती है और फिर कुकर में ये सब बनाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में कुकर नहीं रहते थे, गैस भी नहीं रहता था, तो गतिविधियाँ मतलब जो बनने की प्रक्रिया है वो किस तरह से बनता था उसकी जानकारी हमें बताना है। गतिविधि, खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो इस तरीके से, और कुछ क्या क्या कैसे बन सकता है ये भी आप सोच सकते हो। हमारे यहाँ खाना तरह तरह से बनाया जाता है। पुराने ज़माने की बात करें तो खाना प्रेशर कुकर में नहीं बनता था, वही मैंने अभी अभी बताया जो कि पहले ज़माने में प्रेशर कुकर नहीं था, तो वो लोग मिट्टी की चूल्हे पर वो खाना बनाते थे और बर्तन में बड़ा सा पतीला लेकर कढ़ाई में या मिट्टी के बर्तन में वो खाना बनाते थे। देखो पहले यहाँ मिट्टी या पीतल के बर्तनों में पकाया जाता था खाना। पकाने से पहले आवश्यक सामग्री में से कूड़ा करकट छँट लिया जाता था। सामग्री में से जो कूड़ा कचरा है वो फेंक दिया जाता है। उसके उपरांत सामग्री को धोया जाता है। ईंधन और समय की बचत हो सके इसलिए कुछ सामग्रियों को भिगो दिया जाता है। उसके पश्चात पकने के लिए डाला जाता है। पक जाने पर गर्मा गर्म परोसा जाता है। इस प्रक्रिया में यदि कुछ व्यर्थ सामग्री बच जाए तो उसे पशुओं को भी दे दिया जाता है। जो सामग्री नहीं दी जा सकती उसे खाद बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्रियाएं हैं और इस प्रकार से ये खाना बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ निरीक्षण करना है कि कौन सी सामग्री कैसे बनती है, पदार्थ कैसे बनता है, किस तरीके से ये बनाया गया है। अभी तो सभी लोग कुकर या गैस पर ही ये खाना बनाते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ अलग तरीके से आपकी सोच हो तो आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा जो ये पार्ट है फसलों के त्योहार, इसके जो सवाल जवाब है ये सारे पूरे हो चुके हैं। और आपको ये क्या करना है, एक बार पढ़ना है, सुनना है और फिर अपने कॉपी में इसे लिखना है। थैंक यू।